नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। लेकिन इसी उम्मीद के साथ मैं ये भी बात बताना चाहूँगा कि कुछ चेहरों में मायूसी है ज़रूर, तो कुछ चेहरों में खुशी ज़रूर है। बट परिस्थिति ऐसी है कि क्या ही बोला जाए। बात यह है कि आखिर सीटेट की हार क्यों हुई और सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं सुनना चाह रही बार बार सीटेट की? आखिर सीटेट से उनको क्या तकलीफ़ है? तो क्या वजह है इसके पीछे? क्या सीटेट से उनकी पर्सनली कोई दुश्मनी? ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो सबके लिए होते हैं, किसी एक विशेष वर्ग के लिए तो नहीं होता है। तो क्या उनके सामने जो अप्रोच रखा गया था यहाँ पर, वो क्या सही था? क्या सही क्या नहीं गलत, इस पर तो विशेष ज्ञान हम नहीं दे पाएंगे। बट हाँ, इतना तो ज़रूर कहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर जेटेट और सीटेट के बीच में जो ये युद्ध बना दिया गया था, वास्तव में ये युद्ध था ही नहीं। ऑफिशियली यानी कागज़ में अगर देखा जाए तो जेटेट के साथ सीटेट की लड़ाई थी नहीं। हाँ, इतना आप ज़रूर कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली जो था, जेटेट का जो मकसद था वो सीटेट को आउट कराना था। लेकिन उन्होंने यहाँ पर जो केस बनाया था वो जेटेट वर्सेस सीटेट का केस बनाया ही नहीं था, वो जेटेट वर्सेस झारखंड गवर्नमेंट का केस बनाया था। अब यहाँ पर बात आती है कि जेटेट की लड़ाई कागज़ पर यानी ऑफिशियली अगर देखा जाए तो वो झारखंड गवर्नमेंट के साथ थी, और इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया था जेटेट के थ्रू, जो बाद में जो एसएलपी के थ्रू गया था। वहाँ पर हाईकोर्ट का जो आदेश आया हुआ था सीटेट के पक्ष में, उस जो हाईकोर्ट का आदेश था उसके जो विरुद्ध वो लोग गए थे वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट। वो सीटेट के अगेंस्ट किसी भी तरीके से उसके कागज़ में कहीं पर भी नहीं लिखा होगा कि ये सीटेट के अगेंस्ट हो जा रहे हैं। उनका सीधा सीधा केस उन्होंने लगा दिया था झारखंड सरकार पर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुना कि यहाँ पर जो जेटेट है, जेटेट का पहली जो मरतबा इनका जो नोटिफिकेशन लाया गया था, उस नोटिफिकेशन में इन्होंने जेटेट को ही यहाँ पर जो क्राइटेरिया होता है, जो एलिजिबिलिटी होती है, वो जेटेट लिखा हुआ था। बीच में जो भी है, समय के साथ साथ जो भी है, हाई कोर्ट वगैरह जो हुआ जैसा हुआ, उसके आधार पर जेएसएससी इस तरह से काम करती गई और बीच में उन्होंने इसका रास्ता मतलब निकाल दिया। किसके लिए? सीटेट के लिए, फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। बात ख़त्म यहाँ पर इसलिए नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर झारखंड सरकार या फिर जो जेएसएससी है, इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी और उस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा यहाँ पर पूरी तरह से सीटेट कैंडिडेट को। और इसी का फ़ायदा उठा के जेटेट वालों ने क्या किया, उसका सीधा एसएलपी दायर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर। अब यहाँ पर जेएसएससी ने गलती क्या कर दिया कि जेएसएससी ने उसको पूरी तरह से वापस लेना चाहिए था नोटिफिकेशन को, और फिर से वो सीटेट को वहाँ पर अलाउड करके और सीधे नए तरीके से वो विज्ञापन निकाल सकता था, भले 1 महीना बाद ही, 1.5 महीना बाद ही। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसी पहले से ही जो नोटिफिकेशन निकाला हुआ था, जो आवेदन भरने के लिए जो दिया हुआ था, वो उसमें थोड़ी सी खाली मॉडिफाई कर दिया गया कि अभी सीटेट के लिए भी उन्होंने एक विंडो खोल दिया कि आप अभी फिर से भर सकते हैं बाद में, क्योंकि आवेदन पहले से लिया जा रहा था। उसके बीच में आ गया था ये जो जजमेंट आया था हाई कोर्ट का सीटेट के पक्ष में। ये वजह था सुप्रीम कोर्ट का देखने का नज़रिया ये था कि यहाँ पर गेम स्टार्ट हो चुकी है और उसके बीच में यहाँ पर चीज़ें चेंजेस की जा रही है। अगर यहाँ पर मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर सीटेट की गलती बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर ना जेटेट की गलती ना सीटेट की गलती। गलती अगर है तो वो सीधी सी है सरकार की और जेएसएससी की। उन्होंने सही तरीके से इस चीज़ को नहीं किया, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट सीटेट को किसी भी तरीके से बाहर नहीं निकालती। अगर इस आवेदन यानी विज्ञापन को वापस लेकर वो करती तो फिलहाल वो सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा कि जेटेट का झगड़ा तो झारखंड सरकार से है, तो झारखंड सरकार को फटकारना शुरू कर दिया। झारखंड सरकार ने क्या गलत किया, क्या नहीं गलत किया, उसकी पूरी तरह से मतलब उन्होंने झारखंड सरकार पर पूरी तरह से लगा दिया। अब झारखंड सरकार ने क्या किया कि बाद में उन्होंने इसको ऐड किया, वेट किया, तो उसकी पूरी तरह से गलती उन्होंने झारखंड सरकार को मान लिया। अब यहाँ पर चीज़ें उनको जो था पिटिशनर के तौर पर वो तो जेटेट था, और रिस्पोंडेंट के तौर पर जो था वो झारखंड सरकार था। साथ में एडिशनली जो रिस्पोंडेंट के तौर पर था वो सीटेट था, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने जो 2 पार्टी था, मुख्य पार्टी, वो था तो आपका जेटेट और सीधा झारखंड सरकार। जो एडिशनल पार्टी है उनकी वैसे भी कोई दो पार्टियों के बीच में अगर झगड़ा हो रही होती है तो जो एडिशनल पार्टी होता है उनका नहीं सुना जाता, ना के बराबर सुना जाता है, क्योंकि दोनों पार्टियों के मुद्दों को देखा जाता है, चीज़ों की कौन गलती किया, कौन नहीं किया, क्या किया है। यहाँ पर इसी का जो भी पॉइंट था, यहाँ पर जेटेट के जो वकील थे काफ़ी बहुत बारीकी तरीके से उन्होंने इसको पकड़ा है, जिसकी वजह से उसको आज बहुत अच्छे तरीके से अगर देखा जाए तो उनको ये जीत मिली है। और इस जीत के भागीदार उनके जितने भी जेटेट साथी हैं वो सभी को जाता है, क्योंकि सबने मिल के इसको लड़ाई लड़ा है, एकजुटता बनाए लड़ाई लड़ा है। तो वजह यहाँ पर इस तरह से है अगर देखा जाए तो बार बार यहाँ पर सीटेट की अगर यहाँ पर फिर से अगर सीटेट के तौर पर अगर कोई जाएगा ना सुप्रीम कोर्ट, तो मुझे नहीं लगता कि सीटेट को फिर से सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, क्योंकि अभी फिलहाल कुछ ही दिन पहले, 2-4 दिन पहले की बात है, जो सीटेट के द्वारा एक अलग से मतलब एसएलपी डाला गया था, एज ए सीटेट कैंडिडेट के तौर पर डाला गया था। इस वजह से उसको सुना ही नहीं, ऊपर से वहाँ पर जुर्माना लगाया गया कुछ कारणों से। तो यहाँ पर सीटेट को क्यों नहीं सुना चाह रही है? क्योंकि उन्होंने देखा कि ये सीटेट जो चीज़ है, ये सीटेट मैटर जो आया हुआ है, ये सब कुछ सरकार ने डाल दिया था झूठ मूठ का बीच में, मतलब उन्होंने तरीके से नहीं डाला था, गलत तरीके से डाला था।
हालांकि जेन्युइन तो सीटेड भी है, क्योंकि उनकी कोई गलती थी नहीं, उन्होंने तो आवेदन किया था, हर तरीके से किया था। लेकिन यहाँ पर जो बॉडी को, जो हमारा जेएसएससी बॉडी को है, इनको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। और साथ में सरकार की भी गलती है इसमें, उनको एक तरीके से करना चाहिए था, जिसका भुगतना पड़ रहा है यहाँ पर। अब वो बात आ रही है कि यहाँ पर एक सही अप्रोच के साथ अगर कोई जाता और अगर कोई जाए तो कुछ प्रभाव इस पर पड़ सकता है। जैसे कि मान के चलिए कि एक साधारण सा एक कैंडिडेट, एक अभ्यर्थी जो पिछले 6-7 साल से वो जेटेट के इंतजार में है और वो बहाली में बैठना चाह रहे थे, क्योंकि जेटेट की यहाँ पर परीक्षा हुई नहीं और यहाँ पर बीच में बहाली आ जाती है, तो इस वजह से उनका जो अधिकार होता है, उनके अधिकार का हनन हो रहा है। यहाँ पर सीधी सी साफ साफ है। अगर यहाँ पर ये प्रेयर के साथ जाया जाता कि मैं एक साधारण अभ्यर्थी हूँ, मैं इतने समय से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, साथ में जो भी मैंने प्रशिक्षण ग्रहण किया है, प्रशिक्षण ग्रहण करने के बाद जो जेटेट होता है झारखंड में, उसको मैं काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ ताकि मैं बहाली में बैठ सकूँ। यहाँ पर सरकार के सामने कोई दूसरा रास्ता होता ही नहीं, यहाँ पर वो कह ही नहीं सकते थे। और सुप्रीम कोर्ट भी इन पर कन्विंस हो जाता है कि सही में ये बंदा जो है ये भुक्तभोगी है, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और सरकार यहाँ पर एक ऐसी बहाली लेके आ जाती है कि सीधे से इस बंदे को मतलब नकार दिया जा रहा है। हालांकि 7 साल के बाद अगर कोई बहाली आती है तो ये समानता का अधिकार होता है कि उसमें समानता सबको मिलनी चाहिए। जो अवसर का अधिकार होता है वो अवसर सबको देना होता है। लेकिन यहाँ पर सरकार की गलती सीधे सीधे पकड़ जाती और यहाँ पर वो उनका जो सहानुभूति होता, वो उस साधारण जो अभ्यर्थी होता जो जेटेट के इंतजार में बैठा हुआ था और इस बहाली में बैठना चाह रहा था। तो आप यहाँ पर कैसे कह सकते हैं कोई सरकार कि मैं मतलब 7 साल के बाद अगर जो भी बहाली में ला रहा हूँ वो सीधे सीधे 7 साल पहले वाले लोगों के लिए ला रहा हूँ। तो इस तरीके से तो आने वाले समय में जो मैट्रिक इंटर हो रहे हैं वो पहले वाले 2010 के या फिर उससे भी पहले 2000 के मैट्रिक वालों की नौकरी हो जाए, उसके बाद मैट्रिक कंडक्ट कराया जाए। मतलब आने वाले जो भी बहाली होगी वो 2010 वाले या 2000 के भी मैट्रिक वाले या इंटर वाले मतलब उसमें भर सकते हैं, बीच वाले नहीं भर सकते। ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया है, किसी भी बहाली में ऐसा होता नहीं है। तो वजह इस तरह से थी। जहाँ तक रिव्यू पिटीशन की बात हो रही है, या रिव्यू पिटीशन क्योंकि यह संवैधानिक अधिकार दिया गया है हर एक व्यक्ति को कि अगर आपके साथ जजमेंट मतलब इस तरह से आती है तो अगर आप चाहते हैं कि इसको आप रिव्यू कराना चाहेंगे तो रिव्यू कराने का एक आपके पास संवैधानिक हक होता है। और इस पर कोई सीधे से नहीं सुनना चाहता है, नकार देना ये नहीं कह सकते हैं। उनका रिव्यू का जो ड्राफ्टिंग होता है उस ड्राफ्टिंग पर कितना क्या दम है नहीं है, उस पूरी तरीके से उस ड्राफ्टिंग पर वो लोग गौर फरमाते हैं। उस ड्राफ्टिंग पर अगर किसी तरीके से उनमें कोई भी चीज़ें दिखती है कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ही ऑथेंटिक है और ये चीज़ों की वजह से बहुत बड़ी चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पर जो भुगतना पड़ रहा है बहुत बड़े बड़े को, और जो भी है घटनाएं जो उनके द्वारा जो जजमेंट दिया गया है, ये आने वाले समय के लिए या फिर वर्तमान परिस्थिति में बहुत सारे मतलब लोगों के ऊपर इसका बुरा परिणाम पड़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में उनको लगता है कि हाँ इनको सुना जा सकता है और तब इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है जाता है। जनरली इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जब भी कभी कोई जजमेंट रिजर्व आता है तो बहुत लंबे समय में गहन अध्ययन के बाद वो रिजर्व चीज़ें दी जाती है। फिर भी उसमें अगर कोई चूक रहती है तो भी उनको देखा जाएगा जब तक उस ड्राफ्ट में बहुत बढ़िया तरीके से पॉइंट्स को उसमें अगर सबमिट नहीं किया जाए। अगर उसमें बहुत अच्छे से किया जाए, उसको इम्प्रेस किया जाएगा कि हाँ सही में ये चीज़ें हैं और तो यहाँ पर जरूर उनको सुना जाता है। फिर उनके बाद उन चीज़ों को जो भी है एक्सेप्ट वगैरह होना होता है और एक्सेप्ट अगर हो जाता है तो आप ये मान के चलिए कि उसको सुना जाएगा। और जब क्योंकि उन्होंने ड्राफ्टिंग को देख के उनको एक्सेप्ट किया है तो उनको लगा है कि जगह पर गलत हुआ है या जो भी हुआ, तो चांसेस तो बहुत बढ़ जाती है उसकी जो निर्णय होता है उसको पलटने का, जिस तरह से एनआईओएस में हुआ था। तो फिलहाल अभी हम लोग इसी पर बात कर रहे हैं। और इसी बीच अगर आप सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है कि लंबे समय से जो जेटेट के लिए जो सिलेबस को लेकर जो लड़ाई हो रही थी, उस सिलेबस की लड़ाई आखिरकार वो ख़त्म हो चुकी है। और अभी हाल ही में आपको देखने को मिला होगा कि अभी जो नोटिफिकेशन निकल गया है झारखंड सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, वो निकाल दी गई है। हालांकि इसमें कुछ समय मांगा गया है 5-7 दिन का, कि उसमें एक सुझाव मांगा गया है, क्योंकि इस बार सरकार किसी भी तरीके से कोई गलती नहीं करना चाहती है। क्योंकि पिछली बार इस तरह से सिलेबस मतलब डाल के जो ब्लंडर कर दिया गया था, पूरी तरह से जो अशांति फैल गई थी झारखंड के बच्चों में, वो नहीं चाहती है। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, जितने भी शिक्षा से जुड़े हुए जो पदाधिकारी होते हैं उनको ये नोटिफिकेशन है, इनका जो लेटर है, पत्रांक है, उसको उन्होंने क्या कर दिया है कि सर्कुलेट कर दिया गया। और उनसे सुझाव मांगा गया है कि आपके क्षेत्र के आधार पर अगर कभी भी किसी तरीके से कोई भी मतलब मुश्किल होने वाली है या फिर जो हो रही है, आप उसको थोड़ा सा देखिए और उसके विचार में आपका क्या मतलब यहाँ पर सुझाव है आप जरूर दीजिए। उसके आधार पर हम लोग इसको फाइनल जो है नोटिफिकेशन उसको निकाल देंगे। फिलहाल उन्होंने एक ड्राफ्ट कॉपी भेजा है इन सबको, और इसी की वजह से अगर देखा जाए तो परीक्षा का जो पैटर्न वहाँ पर दिख रहा है, बहुत ही शानदार पैटर्न है। आपको देखेंगे तो जिस तरह से बच्चों का डिमांड था कि इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, उस तरह से होनी चाहिए। 6 to 8 का भी अगर परीक्षा पैटर्न दिखिएगा तो बहुत ही शानदार पैटर्न है। मतलब जिस तरह से सीटेट को दिया जाता है बहुत ही साधारण तरीके से दिया गया है। उसका पहले जिस तरह से कॉम्प्लिकेटेड था उस तरह से तो नहीं है। यहाँ पर 6 to 8 को भी देखिएगा तो उसमें भी लैंग्वेज के लिए भी दिया है एक। हाँ, इसमें बहुत तरीके से अगर देखा जाए कि इस बार जो है यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा पर बहुत जोर दे दिया गया है, पिछली बार के जैसा दिया गया है। मतलब आपको चुनना पड़ेगा आपके क्षेत्र के आधार पर आपकी जो भाषा है।
मतलब इस तरह से नहीं कह सकते कि जो मर्जी कर सकते हैं। फिलहाल आपके पास अगर वो जो पहला भाषा होता है 30 मार्क्स का, वो 30 मार्क्स वाले जो भाषा होंगे उसमें आपके पास ऑप्शन रहेंगे हिंदी या इंग्लिश जो भी रख सकते हैं। लेकिन आपके पास जो दूसरा भाषा का जो ऑप्शन है वो आपको आपके जिला वाइज आप में जो कैटेगराइज किया गया है उसमें जो लिस्टेड बना दिया गया है, जिस जिस तरीके से जनजातीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा है उसके आधार पर ही आपको वहाँ से चुनना पड़ेगा, और इसके आधार पर आपको वो दूसरा भाषा का जो मार्क्स होता है वो भी इंक्लूड करेगा। और बाकी तो जैसे होता है विज्ञान गणित वाला जो पार्ट होता है वो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ही उसमें जो सिलेबस में दिया गया है आप आसानी से देख सकते हैं। और उसी बीच अगर क्वेश्चन मार्क की क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क्स जिस तरह से 60% होते हैं नॉर्मल जनरल लोगों के लिए, तो वो 60% रहेगा, अर्थात 150 में आपको 90 नंबर लाने होंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे एज ए जनरल कैंडिडेट। और अगर आप 85 या समाप्त कीजिएगा 55% अगर ले आते हैं एज अ ओबीसी के कैटेगरी के तौर पर, ST SC जो भी उनके से नीचे आते हैं और जो भी जिस तरह से कैटेगरीज होते हैं महिलाएं वगैरह जो भी हो, उनके लिए आपको 55% क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसका मतलब 82.5 होता है, जो कि 83 मान के चलिए कि 83% आपको 83 मार्क्स आपको लाना होगा इसको पास करने के लिए।